In this video you have to stop the video and you can do it। सारे इंग्लिश इसी क्वेश्चन में बोल दी हमने आज। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी? तो अपन बात कर रहे हैं किसको, जून मंथ में जो भी DSSB द्वारा पेपर हुए हैं उनका मैथ सेक्शन देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी, लास्ट क्लास मतलब कि कल की ही क्लास में 20 जून का पेपर किया था। आज 19 जून का पेपर करेंगे, ठीक है। और ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में इस पेपर को कंप्लीट करेंगे हम लोग। PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं, ठीक है। जितनी भी PDF आती हैं अपनी सारी की सारी उसी में शेयर हो जाती हैं, ठीक है। तो चलते हैं सीधे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। बात बाकी आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है x की वैल्यू आप लोगों को दिख रही है सीधी सी कि देखो इसने ऐसे दिया है x/y बराबर 10/7। तो इसका मतलब होता है x/y। देखो रेशो का मतलब क्या होता है, अपॉन में, ठीक है। तो ये हो गया 10/7। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10, y की वैल्यू कितनी हो गई 7। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, आपको इसमें वैल्यू पुट करनी थी। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 7 है, और यहाँ पर हो गया क्या अनुपात, और y की वैल्यू यहाँ 7 हो गई, यहाँ 10 हो गई। बात क्लियर है। अनुपात का मतलब मैंने बताया ना कैसे लिखते हैं कि x/y। तो इसी प्रकार से इस संख्या को लिखेंगे 10/7 बटे में 7/10, 7/10 इस तरीके से लिखेंगे। ये 1/3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10/7, ठीक है। तो ये यहाँ से हट गया। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 49। तो जो रेशो आ जाएगा हमारे पास 100/49 का आ जाएगा, किसका, x और y का। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है, कह रहा है कि यदि a* b का तात्पर्य है a²। देखो जहाँ ये कह रहा है ना, ये जो स्टार लिखा है a* b, इसका मतलब जो हैगा वो ये मतलब है कि a² + b²। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है आपसे 6* और ब्रैकेट में आपका 3*4, ठीक है। बस यही पूछा है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ जहाँ स्टार है इसका मतलब है कि a² और b²। इसका मतलब ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9। बात क्लियर है। 3 का स्क्वायर किया 9 कर दिया, ठीक है। प्लस का साइन, क्योंकि उसने बोला है ना कि जहाँ स्टार है वो a² + b² है, तो प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो गया। बात सही है। तो इसको जोड़ लेंगे, ये हो गया हमारे पास 25, ये हो गया हमारे पास कितना 25। दिख पा रहा है ना नीचे तक, दिख रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। अब देखो लेकिन ये 6 भी तो था बाहर, ये 6 भी तो था, ठीक है। अब इस 6 को लेंगे तो यहाँ पे स्टार आ गया। अब इसका मतलब इन दोनों को देखेंगे कि 6* और ये कितना है 25। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू फिर से a हो गई, ये वैल्यू फिर से b हो गई। तब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे। तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर कितना 36, और b का स्क्वायर कितना 25 का कितना 625 होता है ना, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, बस यही आपका आंसर आ जाएगा 661। बात क्लियर है ना, 661 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई। देखो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं किया ऐसा, यहाँ 6 का स्क्वायर किया हमने, क्योंकि उसने बोला है ना कि a² + b²। जहाँ भी ये स्टार लिखा है इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ लो। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर 36, 25 का कितना होगा 625, दोनों को जोड़ा तो 661 हमारा आंसर आ गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 2023 के पेपर में पूछा गया था। 2023 के पेपर किए हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिला था। अब देखो 2024 में फिर से पूछ लिया। साथ ही साथ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं 23, 24, 22 की सारी प्लेलिस्ट बना के तैयार कर रखी है, जाके देख लो किसी को देखनी है तो। आ जाओ चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि ELSS में कोमल का निवेश NPS। अच्छा एक बार ऊपर से देख लेंगे। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर नीचे दी गई तालिका 3 अलग अलग बीमा पॉलिसी में अमृता और स्नेहा के निवेश को दर्शाती है। देखो अमृता और स्नेहा के निवेश को दर्शाती है, लेकिन इसने कोमल का पूछ लिया आपसे, जबकि कोमल की कोई चर्चा ही नहीं है क्वेश्चन में। आ जाओ तो कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है ELSS में कोमल का निवेश NPS और LIC में स्नेहा के निवेश के औसत का 50% है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया
किसका निवेश देखना है हमें, किसका, स्नेहा का देखना है, किसमें, LIC और NPS में। तो LIC में कितना 32,500 है ना, 32,500 और 28,000, ठीक है। किसका, स्नेहा का, स्नेहा का 32,500 और 28,000। स्टार्टिंग के दो देखेंगे, क्यों बोला गया है ना क्वेश्चन में LIC और NPS, तो ये LIC हो गया, LIC, और ये हो गया NPS। बात क्लियर है। तो इनको जोड़ लो जल्दी से आप, 0 0 5 0 5 और 1 6, ठीक है। अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे, संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जितने नंबर है उससे भाग कर देते हैं, 1 2 2 से भाग कर दें, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 0 2 5, ठीक है। ये एवरेज निकाल लिया। अब जो कॉमन है वो इसका भी 50% है उसके पास, इसके भी 50% पैसे हैं, तो इसका मतलब इसको और आधा कर दो, ठीक है। तो 50% का मतलब तो आधा ही होता है ना, 100% पूरा होता है, 50% आधा, तो ये हो गया 15 125। तो ये कितना आ गया, ये कोमल का पैसा आ गया, कोमल का पैसा आ गया। बात क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ आई होगी। पहले कुछ भी नहीं, पहले एवरेज दे रखा था आपको, आपने क्या किया, पहले एवरेज निकाल लिया, जो भी एवरेज आया उसका भी 50% कोमल का पैसा लगा हुआ है। तो कोमल का कितना है, 15 125, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जब वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से घटकर 10.5 हो जाती है तो एक आदमी को लगातार 85.5 का नुकसान होता है, तो उसकी पूंजी क्या होगी, रुपए में क्या होगी। चलिए ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो पहले थी कितनी, 11.5, मतलब कि 11.5% थी, इससे घटकर कितनी हो गई, इससे घटकर हो गई 10%, 10% ही तो वही है है ना, हाँ जी। तो यहाँ से देखो कितने का बदलाव हुआ है, तो आप कहेंगे 1.5% का, जिसकी वजह से यहाँ कितना बदलाव हो रहा है, 85.5 का। तो इसका मतलब 1.5% की वैल्यू 85.5% आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पूंजी निकालनी है, तो 85.5, ठीक है, अपॉन में कितना, अपॉन में हम रख देंगे यहाँ पर 1.5। अब ये परसेंट है, परसेंट का साइन हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, बात सही है ना। तो पॉइंट से पॉइंट को काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 पंजे 75 होता है और 15 सत्ते 105, तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5700 रुपये आ गई। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये रही बात क्वेश्चन नंबर 4 की। जल्दी से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में एक डायग्राम फिर से दे दिया, कुछ वस्तुओं की कीमत में वर्षभर भिन्नता निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाई गई है, ठीक है, दिखाई गई है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष 2000 में वस्तु की कीमत क्या होगी, जरा ध्यान से देखोगे ग्राफ को तो नीचे दिख रहा है आपको कितना, 95 90 है ना, 1995 2000। तो 2000 को ध्यान से देखोगे और इधर से लाइन देखोगे, जो ये नंबरिंग डली है कीमत रुपए में, देखो 0 10 20 इस तरीके से दिख रहा है ना। तो जो ये टच कर रही है 2000 के पास में, तो 20 से ज़्यादा है और 30 से कम है। किससे, 20 से ज़्यादा है और 30 से कम है। तो इसका मतलब आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, 20 रुपये से, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5 ना, हाँ, 20 रुपये से 30 रुपये के बीच में इसका। और बात रही अब क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखना सभी के सभी। एक व्यक्ति बस, ट्रेन और कार, एक व्यक्ति है जो कि बस, ट्रेन और कार के द्वारा चलता है, ठीक है, और की दूरी, अलग अलग दूरी 4 3 2, 4 3 और 2 के अनुपात में चलता है, ठीक है। किराए का अनुपात कितना है इसका, 1 रुपये खर्च होते हैं या 3 रुपये खर्च होते हैं, यहाँ पर 4 रुपये खर्च होते हैं। और ये किस में हैंगे, प्रति किलोमीटर। देखो 1 किलोमीटर चलेगा तो 1 रुपये खर्च होगा, कब, जब बस से चलेगा, ठीक है। और अगर मान के चलो ट्रेन से चलता है 1 किलोमीटर तो 3 रुपये खर्च होते हैं, कार से चलता है तो 4 रुपये खर्च होते हैं, बात सही है। तो यहाँ से एक चीज़ देखना आप लोग कि 4 किलोमीटर चला है, 1 रुपये खर्च हो रहे हैं 1 किलोमीटर पर, लेकिन 4 किलोमीटर चला है तो इसका मतलब 4 रुपये खर्च हो गए। यहाँ कितने, 3 3 9 रुपये खर्च हो गए। यहाँ कितने, 4 दूनी 8 रुपये खर्च हो गए। भाई 1 किलोमीटर चलता है 4 रुपये में, तो 2 किलोमीटर चलेगा 8 रुपये में, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और 1 किलोमीटर चलता है 3 रुपये में, टोटल कितना चलेगा, टोटल चलेगा 9 रुपये में, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से हमें पता चल गया कि उसका टोटल खर्चा कितना है। तो 8
7 15, 15 और 4 21, 15 15 क्यों, 8 17 हो गया ना, 8 9 17, 17 4 21। तो हमारे पास टोटल उसका खर्चा आ गया 21 रुपये, और उसने क्वेश्चन में दिया है 840 रुपये खर्च होते हैं। तो इसका मतलब एक की वैल्यू निकालने, 21 चौक 84, तो एक की वैल्यू आ गई उसकी 20 रुपये, सॉरी 40 रुपये। एक की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 40 रुपये। उसने कहा कि बस से चलता है तो कितना उसका पैसा लगेगा। अगर बस से चलता है तो बस से चलने पर कितने, 4 रुपये लग रहे थे, और 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ गई, वहाँ 40 आ गई है। तो इसकी मतलब है यहाँ से मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो 4 की वैल्यू पता चल जाएगी हमें कितनी थी। तो 4 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 160 रुपये। कुछ गलत कर दिया क्या हमने, कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा ये गलत कर दिया ना, यहाँ 630 है ना, अरे 630 है ना, तो एक की वैल्यू आ गई 21 या 63, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मल्टीप्लाई 30 कर लो जल्दी से, बस मल्टीप्लाई 30 कर लो, तो ये आ गया 120 रुपये। अगर ये बस से चलेगा तो कितना पैसा लगेगा इसका, टोटल 130 रुपये लगेगा। बात कर लिया ना। अच्छा ट्रेन का पूछा है इसने, 1 मिनट रुक जाना भाई, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना। इसने ट्रेन का पूछा है ना, और पहले ट्रेन ही है। 1 मिनट रुकना, देखो मैंने ना थोड़ा सा बदल दिया है इसको, ये पहले ट्रेन है, पहले ट्रेन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बस है, बस कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आंसर वही रहेगा, क्योंकि नंबर तो मैंने एकदम ठीक ही डाले थे ना यहाँ पर, 1 3 4, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ट्रेन का पूछा तो ट्रेन का 120 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको उसका समाधान वहीं के वहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है 7, ठीक है। फिर से मैं कहूँगा कि एक बार खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। आ जाओ, वीडियो रोक के खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। देखो जैसे अगर कहीं भी ये लिखा हुआ है ना कि 3/2, 3/2 की पावर है -3, 3/2 की पावर है कितनी, -3। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस होती है तो उस संख्या को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। मेरी बात को आप रिपीट कर सकते हैं, किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस, देखो माइनस में पावर एक्चुअल में नहीं होती, हमें उसे प्लस में बनानी होती है। तो प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, 2/3 कर देंगे, और ये जो पावर थी ये प्लस में हो गई। बात सही है। तो आप ऐसे कभी भी दिखता है पावर माइनस में तो उसे प्लस में करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये कहेंगे कि इस 2 की पावर -3 है तो उसको कैसे करेंगे, तो 1/2 की पावर -3। बात सही है, इस तरीके से पलट देंगे। चलिए तो ये बात हो गई आपकी माइनस को लेके, पावर अगर माइनस में है तो। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे मान के चलो 24 की पावर 3 है, 24 की पावर 0 है। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उत्तर आता है 1। बात क्लियर है। तो ये 2 चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी आपको, मैंने पहले ही एक बार आपको क्लियर कर दिया है। खैर चलिए, इसमें आपसे पूछा क्या गया है, x/y की पावर -2 पूछा गया है, -2, x/y की पावर -2। इसका मतलब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो y/x की पावर +2, ये पूछा गया है, ये निकालना पड़ेगा हमें। बात क्लियर है। चलिए ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट आप लोगों को ये दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है क्वेश्चन में दे रखा है -3/5 की पावर, अच्छा एक तो पहले छोटा ब्रैकेट है फिर बड़ा ब्रैकेट है, 3 की पावर कितनी हो गई हमारे पास, 9। अच्छा पहले यहाँ दे रखी है ना, इसकी पावर तो ये 9 है, ठीक है, और इसकी पावर 0 है। थोड़ा सा तिरछा लग रहा होगा आप लोगों को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लोगे, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, इसकी मैं पावर खोलूँ और फिर उसकी पावर 0 कर दूँ, तो किसी भी संख्या की पावर 0 अभी मैंने बताया क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको क्यों सॉल्व करना है फिर हमें, जब पावर 0 होल पावर 0 हो ही रही है तो इसका मतलब तो ये तो 1 ही बनेगा, 1 बनेगा, तो इसका तो कोई महत्व है ही नहीं। अगर 1 से किसी संख्या को भाग करेंगे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। चलो आ जाओ, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 3/5 की पावर कितनी है, -2 है। तो इसको पलट देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अब देखो ये हो जाएगा 5/3 की पावर +2। तो ये हो गया हमारे पास 5 का कितना 25, और ये हो गया कितना 3 का 9। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू किसकी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की, और ये वैल्यू आ गई y की। x और y तो दे रखा था आप लोगों को, उल्टा कर दिया ना, बताओ
पाँच आएगी ना, 5 आएगी एक्स की वैल्यू, बिल्कुल ठीक तो किया है, एक्स की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू, अब देखो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें पुट करना है, हमें इस वाली में पुट करना है, मतलब कि इसमें पुट करना है, यही तो पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, तो कर देते हैं। तो वाई की वैल्यू हमारे पास 9 है और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स की वैल्यू 25 है। अब इसका हमने क्या करना है, इसका पावर 2 करना है। देखो पावर तो पहले हमने चेंज कर ली थी ना, जब भी तो वाई अपॉन में एक्स बना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 में 81, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। बात क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 21/625 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग महसूस कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन ठीक पूछा गया था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया, ठीक है। दोबारा बताना है क्या? एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है ना। हमने कुछ भी नहीं किया, वहाँ तो एक पावर 0 थी तो 1 बन ही गया। इसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है और एक्स वाई को भी हमने पलट दिया, पलटने के बाद पावर 2 आ गई थी तो 25 और 9 हो गया। 25 और 9 वैल्यू पुट कर दी है इसमें, बाद बाकी तो कुछ था ही नहीं। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी समस्या होती है तो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक मिश्र धातु में 15 किलोग्राम धातु A और 35 किलोग्राम धातु B है, ठीक है। A की बात करते हैं तो 15 किलोग्राम A और B की बात करते हैं तो 35 किलोग्राम B, 35 किलोग्राम B है। मिश्र धातु में धातु A का प्रतिशत कितना है? देखो A का परसेंटेज पूछा है, तो A का परसेंटेज आप लोगों को दिख रहा है ना, A कितना है 15 किलो। अब मिश्र धातु कैसे बनेगी, A और B मिलकर ही तो मिश्र धातु बनेगी, तो इसका मतलब इसको जोड़ दो, ये हो गया हमारे पास 50, इनटू में क्या कर देंगे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। 1 मिनट, हाँ ठीक तो है, 50 दूनी 100, 15 दूनी 30, तो आ गया कितना 30% आ गया। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी। देखो नीचे तो मिश्रण आएगा ना, मिक्सचर आएगा, तो मिक्सचर कौन सा, A और B दोनों को मिलकर ही तो बनेगा। ऊपर कितना 15, तो कैलकुलेट कर दिया हम लोगों ने, आंसर आ गया हम लोगों का। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, देख लेते हैं जल्दी से क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 440 रुपये है, दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, ठीक है। अंततः उसने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा? इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में देना चाहूँगा, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको, 5% निकाल के उसमें से माइनस कर देना है या फिर मल्टीप्लाई कर देना है आपको, किससे, 440 की मल्टीप्लाई 95 से, जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या आपका आंसर आ रहा है। तो ये हो गया आपके पास होमवर्क में, ठीक है, किसी का ना हो तो भी बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, एक कार्य को पूरा करने के लिए सुमित अकेले 4 दिन लगते हैं। देखो सुमित को जो है अकेले 4 दिन लगते हैं, सुमित को कितने दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, ठीक है, सुमित को 4 दिन लगते हैं। और वहीं तुषार को 6 दिन लगते हैं। तो अगर बात करते हैं तुषार की, तुषार को लगते हैं 6 दिन, ठीक है। इस काम को करने के लिए सुमित और तुषार 3600 रुपये लिए हैं, किसने, सुमित ने और तुषार ने, ठीक है। अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12, तो टोटल 12 दिन लग रहे हैं एक तरह से, या फिर टोटल कहें कि 12 भाग काम है, 12 भाग काम है, जिसका लिए पैसा लिया जा रहा है कितना, 3600 रुपये। तो एक भाग की वैल्यू निकालने, तो एक भाग की वैल्यू आप लोग कहेंगे जी, एक भाग की वैल्यू आ गई 300, बात सही है। अच्छा एक चीज़ और करो, या तो पहले ना एक काम करो, इनकी एफिशिएंसी निकाल दो। अगर 12 तो 4 थी, या 12 6 दूनी 12, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 3600। देखो कभी भी क्वेश्चन में आपको धनराशि देता है ना टाइम एंड वर्क में, तो इसका मतलब ये 12 भाग काम हो गया, 12 भाग के लिए इतना पैसा मिल रहा है आपको टोटल। तो एक भाग की अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ से काटने के बाद, तो एक भाग की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, एक भाग की वैल्यू आ जाएगी 300 रुपये। बात सही है, ठीक है, चलिए ठीक है। और क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया ये और देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन बदल गया क्या, कहाँ गया भाई, 1 मिनट रुकना भाई। हाँ, जब आमिर उसके साथ जुड़ गया, फिर उन्होंने मिलकर काम को 2 दिन में पूरा कर लिया। चलिए ठीक है, काम टोटल कितना था, 12 भाग। अच्छा एक चीज़ बताना, 2 दिन में काम पूरा हुआ, तो इसका मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी, अभी आमिर भी तो आ गया, आमिर आ गया ना, इन तीनों की एफिशिएंसी मिलकर कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए थी। 3 और 2 5 तो ये है ही, इसका मतलब इसकी कितनी एफिशिएंसी है, किसकी, आमिर की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 1। आमिर की कार्य क्षमता हमने निकाल दी कितनी, 1। आमिर ने काम कितने दिन तक किया है, 2 दिन तक किया है, क्योंकि 2 दिन में तो काम पूरा हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर इसका मतलब 2 भाग काम
आमिर के द्वारा किया गया है। बात क्लियर है? या फिर ये कह सकते हैं 2 दिन तक आमिर ने काम किया है। ठीक है, यहाँ से हमने एक की वैल्यू निकालनी कितनी, 300 रुपये मिलते हैं। एक दिन काम करने के उसे 300 रुपये, या फिर कहें एक भाग काम करने के 300 मिलते हैं। तो 2 भाग काम किया है यहाँ पर, तो कितने पैसे मिलेगा ऐसे, तो ये मिलेगा 600। 2 दिन के लिए कितना मिलेगा यहाँ पर, 600 रुपये मिलेगा। अगर इसकी बात करता तो इसको कितना मिलेगा, तो इसने भी 2 दिन किया है, तो 6 की मल्टीप्लाई कितनी, 300 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1800 इसको मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, आप लोग खुद निकाल सकते हैं कितना मिलेगा। टोटल मिला के चेक कर लेना, 3600 ही बैठेगा। बात समझ रहे हो? तो इसका पूछा था आमिर को कितना पैसा मिला, तो आमिर का आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना, 600 आप लोगों का आंसर होगा। तो ये रही बात आपकी किसकी, क्वेश्चन नंबर 10 की। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को 25% के लाभ पर 860 रुपये में बेचता है, 860 रुपये में बेचता है। तो एक चीज़ बताना, सीपी की बात करें तो सीपी होता है कितना, 100%, और एसपी हो गया हमारे पास कितना, एसपी हो गया हमारे पास कितना, सीपी 100 माना, तो एसपी यहाँ पर कितना होगा। एक चीज़ बताओ, 25% के लाभ पर बेच रहा है ना, तो इसका मतलब हो गया कि 125 होगा। अगर हम रेशो निकालना चाहें तो रेशो भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने कहा कि 860 रुपये में बेचता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है 860, 125% की वैल्यू है 860, तो हमने रखा अपॉन में 125। अब अगर सीपी की बात करें तो सीपी निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे यहाँ पर। बात सही है, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 एकम 5 हो गया, और 3 इधर चला गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 17 चौक 68 हो गया, तो ये कितना हो गया, 688 रुपये। देखो ये सीपी निकल के आया है कितना, 688 रुपये। बात सही है? ठीक है, देखो यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि विक्रय मूल्य समान है। अगर विक्रय मूल्य समान कहता तो क्वेश्चन का करने का तरीका और आसान कर सकते थे हम। बात क्लियर है? चलिए अगली बात क्या कही गई है उसके द्वारा, कह रहा है कि दूसरा 8% की हानि पर बेचता है। अब देखो एक और वस्तु है कि जो 100% हमने सीपी माना और 8% की हानि पर बेचता है, तो इसका मतलब 92% पर बेचता है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि 920 की बेचता है, तो 90% 920 की वैल्यू कितनी आ गई, 90% इंटू में 100 कर देंगे तो हमारे पास सीपी निकल जाएगा क्या। तो यहाँ से हमने कर दिया, ये गया हमारे पास 10, तो यहाँ से आ गया सीपी निकल करके कितना, 1000। बोलो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई तो ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास कितना, 10,000। बात क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ बताना, आप लोग सीपी कितना हो रहा है आपका, तो आप लोग कहेंगे 1688 रुपये सीपी हो रहा है। यहाँ मैं लिख दूँ क्या, ठीक है, 1688। भाई 1000 जोड़ दिया और 688 जोड़ दिया, 1688 सीपी हो गया ना सीपी। अगर एसपी की बात करें तो एसपी कितना था बताना। देखो पहले बेच रहा था 860 रुपये की, और फिर बेच रहा था ये 920 की। तो कितने की बेच रहा था टोटल, ये हो गया 6, 8 और 17 ना, 1780 रुपये की बेच रहा था वस्तु को, 1780 की। जबकि लेके कितने की आया था, 1688 की। तो इसको मैं हटा दूँ यहाँ से 1 मिनट के लिए, तो 1688 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 2। ठीक है, और यहाँ बचा हमारे पास कितना, 7, तो ये बचा हमारे पास 9। तो इसका मतलब 92 का प्रॉफिट हो रहा है हमें, 92 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, प्रॉफिट सीपी पर होगा, तो अपॉन में कितना, 1688 रखेंगे इंटू में 100। बस इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग और आंसर भी आ जाएगा। आप लोग को करके दिखा दूंगा मैं। चलो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 से काटा 25। ठीक है, 1 मिनट और रुक जाओ, इसको हटा देना है यहाँ से और कैलकुलेशन ही कर देता हूँ मैं तुम्हारी पूरी। अब देखो यहाँ से हो गया ये 25, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इसके। 25 दूनी 50, 25 में 225 और 230 हो गया, 230, तो 2300 हो गया कुल मिला के। 2300 को हम भाग कर रहे हैं 422 से। काटने के लिए 2 से और भी काट सकते थे वैसे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, तो 5 बार जा रहा है। देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 और 11, 5 चौक 20, 20 और 1 21। बात सही है, 0 और ये हो गया 9 और ये हो गया कितना, 2 में से 1 गया 1। बात सही है। अब देखो कुछ नहीं जा रहा तो दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ गया। 4 चौक 16, 4 बार गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1688। अब देखो 5.4 आ गया, किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करने वाला, यहीं पे छोड़ूंगा और आगे चलते बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रही बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की और देख लेते हैं क्या दिया गया है।
ठीक ठीक लग रहा है तो आप लाइक करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे क्वेश्चन है हमारे पास 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बेहद आसान क्वेश्चन पूछा गया है। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितनी है। तो घन का आयतन, देखो घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, मतलब कि ए का क्यूब। तो इसका मतलब इसमें भुजा दे रखी है कितनी, 1.9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1.9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.9 से, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो कितनी संख्या बन जाएगी, 6859। देखो 3 अंकों के बाद 10 मतलब लगा, क्योंकि 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 अंक आ जाएंगे ना। तो बस कैलकुलेशन थी और कुछ था ही नहीं, फॉर्मूला लगा दिया हमने ए का क्यूब, तो मतलब कि भुजा को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ये रही बात क्वेश्चन नंबर 12 की। अब बात होगी अपनी किसकी, क्वेश्चन नंबर 13 को लेके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13, इंक डाल दी जाएगी, लाइट लग रहा है क्या आपको, हाँ भाई। तो बात रही अपनी किसकी, 13 की ना, तो अब ठीक दिखेगा, ठीक है। एक नाव शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है। तो एक नाव शांत जल में, तो स्पीड ऑफ बोट दे दी हमें, बोट की स्पीड कितनी दे दी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। शांत जल का मतलब होता है कि पानी नहीं चल रहा उस समय पर वो इस स्पीड से चल सकती है, ठीक है। धारा की गति क्या दी, धारा की गति को क्या कहेंगे हम, स्पीड ऑफ वाटर, तो हमने मान लिया ये है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो कह रहा है कि नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है कि पानी के साथ साथ जाती है, तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जोड़ ली 10 और 4 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ये स्पीड हो गई, क्या हो गई, ये स्पीड हो गई कितनी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा है जी 70 किलोमीटर जाना है, पानी के साथ साथ जाना है, कितना, 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया हमारे पास 70, स्पीड हमारे पास ये आ गई। तो स्पीड अपने नीचे रख देते हैं, तो 14 पंजे 70, तो कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। ये रही बात आपकी क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हुए, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे एक बार। हाँ क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 को बेहद आसानी से कर लेंगे, बाकी मैं इसके तरीके भी बता देता हूँ। देखो कितने समय में 10,000 रुपये 40% से चक्रवर्ती ब्याज से 2744 हो जाए, 2744 हो जाएगा। देखो 1,000 है, 10,000 नहीं 1,000 है, 1,000 रुपये की राशि है, 40% से चक्रवर्ती ब्याज से 2744 हो जाएगी। देखो 2744 हो जाएगी का मतलब है कि वो अमाउंट की बात कर रहा है, ठीक है। आपने पैसा दिया, आपको रिटर्न मिला, तो इसका मतलब टोटल पैसा मिला है, तो वो अमाउंट हो गया, ठीक है। चलिए देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे कभी भी पूछेगा टाइम आपसे कभी पूछेगा ना, तो 2 वर्ष आंसर होगा या तो 3 वर्ष आंसर होगा। 90% आपके यही आंसर होंगे, 90% कह रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। 10% हो सकता है कि 4 वर्ष आंसर आ जाए, बस कभी जब टाइम पूछा हो याद रखना 4 वर्ष आ जाए, कब, वो भी 10%, नहीं तो 90% 2 वर्ष और 3 वर्ष में ही काम हो जाएगा। अच्छा इसका आंसर और देख लेते हैं कि कैसे होगा। देखो 1 वर्ष कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, तो 1 वर्ष में तो कुछ भी चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा ही नहीं। जैसे अगर मान के चलो 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये 40% है ना, तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया 40% का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, 0 से 0 काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, बात सही है। तो ये आ गया 2/5। अगर मैं कहूँ कि इसको, ये क्या है, ये ब्याज है, ये CI है, और ये क्या है, प्रिंसिपल है। अगर मैं इसको अमाउंट बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगा जी 7/5 हो गया, बात सही है। अमाउंट कितना हो गया, 7/5। इसका मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, 7/5 मल्टीप्लाई में 7/5, ठीक है। हमने पहले 2 बार करके देख लिया कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि 2 बार करने पे क्या 2744 आ रहा है, 2744, तो देख लो 55 25 चौक 100, ठीक है, 7 7 49, तो 9 चौक 36 की 6 4 चौक 16, 16 और 3 19, तो 1960 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1960, लेकिन हमें 2744 लेके आना था। इसका मतलब हमने 2 बार तो पहले रख लिया, 2 वर्ष, इसका मतलब नहीं आया तो एक बार और कर देते हैं बस। अब 90% आ ही जाएगा, ठीक है। 55 25 चौक 100, 5 8 40, ठीक है, 7 7 343 हो रहा है। 7 की क्यूब कितने होते हैं, 343 मल्टीप्लाई 8 8 24 हो गया, 8 चौक 32, 32 और 2 कितना होता है, 32 और 2 34 होता है,
8 3 24, 24 और 3 कितना 24 3 27। तो देखो आगे ना सेटिस्फाई कर गया, बस सेटिस्फाई कर गया, कहानी खत्म। तो इसको हमने बेसिकली ऑप्शन टैली किया है और ऑप्शन में ही मैंने आपको बताया ना आंसर 2 वर्ष और 3 वर्ष ही होगा। 90%, 90 to 95% भी कह सकते हो। 5% ऐसा होता है कि 4 वर्ष दे दे, ठीक है, लेकिन 4 वर्ष दे देता तो हम एक बार और करके देख लेते तो हमारा सेटिस्फाई कर जाता। बात क्लियर है। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 14 की। मैं एग्ज़ाम के तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी नहीं तो फॉर्मूला रटोगे तो इसका बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा हिसाब किताब। क्वेश्चन नंबर बात रही हमारे पास 15 की। 15 में क्या कहा गया है, कह रहा है एक जॉगर रेलवे ट्रैक के किनारे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, ठीक है, यदि उसी दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन के इंजन से 280 मीटर आगे ट्रेन 280 है ना, हाँ 280 मीटर आगे है, ट्रेन जॉगर को कितने समय में पार कर लेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, डिस्टेंस आपको कहीं भी मिले ना तो डिस्टेंस तो सबसे पहले ऐड ही होगा। सेम डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, कैसा भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा जोड़ेगा ही। तो डिस्टेंस जोड़ लेते हैं। तो 120 तो ये हो गया, 120 तो ये हो गया और ये हो गया आपके पास 280। तो डिस्टेंस हमने जोड़ लिया तो हमारे पास बना 3, अच्छा ये बन जाएगा 420, ठीक है, इसको जोड़ा तो हमने, ये कितना आ गया हमारे पास 420। देखो जब एक ट्रेन किसी को भी पार करती है, किसको पार कर रही है, वैसे इंजन को पार कर रही है और ट्रेन पार कर रही है ना, तो उनके दोनों की डिस्टेंस एक दूसरे का जो डिस्टेंस है एक दूसरे के डिस्टेंस को पार करेगा। इसका मतलब डिस्टेंस तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। लेकिन सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। कब, सेम डायरेक्शन में। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है, माइनस होगी। बात सही है। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन ही तो है, अगर कोई किसी का पीछा कर रहा है तो इसका मतलब तो सेम डायरेक्शन हो गया। चलिए ठीक है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, 1 मिनट कर रुकना भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, अरे ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस आ गया हमारे पास, कितना डिस्टेंस आ गया 420। अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालना क्या है, देख लेते हैं। टाइम निकालना है ना, तो हमें स्पीड और चाहिए। अगर हम स्पीड से इसको भाग कर देंगे तो हमारे पास टाइम निकल जाएगा। तो स्पीड की बात करें तो स्पीड आएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी और स्पीड आ जाएगी हमारे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मत कहने लगना कि मैंने 45 में से माइनस का आएगा, माइनस का नहीं भाई साहब। लो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, बड़ी में से छोटी माइनस होगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि छोटी में से हो, तो मैंने लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। ये होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में, तो 5 बटे 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। तो हमारे पास जो स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड आ गई। बात सही है, कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास स्पीड आ गई, स्पीड से इसको भाग कर देंगे 10 मीटर पर सेकंड से, हमारे पास टाइम निकल के आ जाए। 1 मिनट, ये 400 होगा ना, ये 400 होगा ना, ठीक है। तो आंसर जो आ जाएगा 40 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 सेकंड। तो ये रही बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 की। चलेंगे 16 की और देख लेते हैं 16 में क्या दिया गया हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, कह रहा है 51 और 86 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य है, ठीक है। किस किस के बीच देखना है हमें देखना है 51 से 86 के बीच। तो देखो 51 से 86 के बीच का औसत निकालना है। सीधा सीधा बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। पहला देखो, पहली संख्या कौन सी होगी, 51 से 85 के बीच, तो आप लोग कहेंगे 51 से 85 के बीच पहली संख्या होगी 55। और मैं कह रहा हूँ अंतिम संख्या कौन सी होगी, तो आप लोग कहेंगे 85। तो बस कुछ भी नहीं करना, पहली और अंतिम को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। बात समझे ना। जब डिफरेंस समान हो, जैसे 5-5 का डिफरेंस होगा ना, जब डिफरेंस समान हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, हमारा एवरेज निकल करके आ जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि सारी संख्या लिखनी पड़ेगी। बात सही है। 90 और 50 कितना होता है, 90 50 140, 140 का आधा कर दो 70 आ गया। बात क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं जल्दी से। देखो एक समांतर चतुर्भुज दिया गया। समांतर चतुर्भुज समझते हो ना, जिसकी 4 आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल पूछा गया, ऊंचाई और चौड़ाई दे रखी है।
ठीक है, ऊंचाई और चौड़ाई। तो एरिया देखो, समांतर चतुर्भुज, समांतर पैरेललोग्राम भी कहते हैं, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज पैरेललोग्राम इंग्लिश में लिख सकते हैं आप लोग। पहले इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, एरिया का मतलब होगा इसका यहाँ पर लंबाई की मल्टीप्लाई इसके किससे, भुजा के साथ कर दो, भुजा दे रखी है ना, चौड़ाई के साथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो भी बात हो जाएगी, चौड़ाई के साथ कर दो बस। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, अरे यार क्वेश्चन कैसे हट रहा है बार बार, एक मिनट भाई, क्वेश्चन क्यों हट गया। हाँ, तो हमें कुछ भी नहीं करना। अब देखो यहाँ से कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी, 17.4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 12.5 से। तो इसकी जैसे ही हम आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 217.5, 217.5। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। Question number 18, one of the best question in this video. You have to stop the video and you can do it. सर इंग्लिश ऐसी क्वेश्चन में बोल दी हमने आज, है ना। तो आ जाओ इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे थे हम 18 की, ठीक है। 18 में क्या कहा गया है, कह रहा है एक वृत्त के क्षेत्रफल का आयत ए के क्षेत्रफल का अनुपात 22 और 5 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया है यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल, आयत नहीं, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये 22 दे रखा है और ये दे रखा है आपको कितना, 5। बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या से अनुपात 2:7 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर उसने दे दिया 2:7 और 2:7 में क्या दिया है, ये दे दी उसने रेडियस, ये रेडियस दे दी है और ये दे दी चौड़ाई। ये आयत की चौड़ाई हैगी, ये आयत की चौड़ाई है और ये आयत की रेडियस हैगी, ठीक है। ये रेशो उसने हमें दिया है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चौड़ाई है 2x, चौड़ाई दे दी है ना इसने, तो हम लिख दें यहाँ पर 2x, ये हो गई, और अनुपात है तो हम x में ही मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कितना, यहाँ पर इसको लिख देते हैं 22 इंटू में कितना, r की वैल्यू हमारे पास है 7x², हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ से रेडियस की वैल्यू ये वाली रखती है ना हमने, जो रेशो दे रखा था, तो x² हो जाएगा, क्योंकि हमने रेशो में था, इसको भी x माना है, इसको भी x मान दिया, कोई दिक्कत नहीं है। काटना चाहोगे तो इसको x से स्क्वायर को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है। अगर आगे बढ़ते हैं आप, तो इसकी लेंथ दे रखी है किसकी, वृत्त की। उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एक मिनट, मैं अभी नहीं लिखूँगा इसको, वैसे लेंथ दे रखी थी ना, एक मिनट रुकना। हाँ, लंबाई जिसकी है, आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर दे रखी, तो यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। देखो जितनी चीज़ें मुझे दे रखी थी क्वेश्चन में, उतनी चीज़ें यहाँ पर हमने फिल कर ली हैं। बात क्लियर है। चलिए ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं। स्क्वायर से ये x कट चुका है, ठीक है। इस 7 से इस 7 को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। इस 22 से ये 22 चला गया, ठीक है। 5 7 35, 5 7 35, देखो 7 दूनी 14, 14 मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी, 14। x की वैल्यू क्या निकाल दी हमने, 14। अब इस वाले x की वैल्यू 14 निकली है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि r बराबर है 14। r बराबर है कितना, 14। बोलो हाँ, इतनी बात समझ आई है, r बराबर है 14। तो r बराबर है 14, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास 14 निकल के आया है, तो इसका मल्टीप्लाई 2 है। इसका मतलब है जो ये है वो एक्चुअल में 14 थी और ये थी 4, ये 4 थी, x नहीं होगा 4 थी। रेशो जो दे रखा था 2:7 दे रखा था। नहीं यार ये बात समझ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। देखो उसने रेडियस यहाँ पे कितनी दे रखी थी, 7, तो इसका मतलब ये इसका कितना मल्टीपल हैगा, ये इसका 2 मल्टीपल है, ये इसका 2 मल्टीपल है ना, तो इसका मल्टीपल, इसका भी मल्टीपल 2 रहा होगा। भाई रेशो कैसे करते हैं, अगर मान के चलो 4 और 14 का रेशो रहा होगा, तो उसने 2 और 7 का रेशो बोल दिया। एक्चुअल में कितना था, 14 था, तो ये 2 एक्चुअल में हमारे पास कितना था, 4 और 14 था, निकला कितना, 2:7 निकल गया। तो हम फिर से वही लिख सकते हैं 4 और 14 का। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को और देख लेते हैं थोड़ा सा।
उस आयत का क्षेत्रफल क्या है। अब देखो ये बात कर रहा है उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है। इसने दूसरे आयत की बात कर दी है हमसे, इसने दूसरे आयत की बात कर दी है। ठीक है, कह रहा है एक आयत है, एक नया आयत की बात कर रहा है। कह रहा है उस आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, L/B। इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है। देखो वृत्त का व्यास कितना है, देखो वृत्त की त्रिज्या हमने कितनी निकाली अभी वृत्त की त्रिज्या निकाली 14। तो वृत्त का व्यास मल्टीप्लाई, देखो वृत्त का व्यास ये आ गया हमारे पास रेडियस। ठीक है, तो अगर डायमीटर की बात करें, डायमीटर कितना हो जाएगा 28। रेडियस का डबल ही तो होता है डायमीटर, समझ रहे हो। तो इसका मतलब रेडियस का डबल डायमीटर हो गया, तो डायमीटर की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 28। ठीक है, क्योंकि जो इसकी लंबाई है वही डायमीटर है। बात क्लियर है ना। चलिए ठीक है, अगर मैं कहूँ, अच्छा चलो एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। और चौड़ाई आयत ए की चौड़ाई के बराबर है। देखो आयत ए, अब देखो पहले वाला आयत की बात कर रहा है, इसकी चौड़ाई कितनी थी हमारे पास 4 थी, तो ये इसके बराबर है। बात क्लियर है। अब इसका ही एरिया पूछा है, तो 28 चौक कितना हो जाता है 28, 28 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दी जाए तो 112 हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी। मैं फिर एक बार से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने कुछ नहीं किया, πr² रखा, एरिया बराबर था, एरिया बराबर रखा, इसका एरिया बराबर रखा, रेशो दे रखा था 7 और 2 का रेशो दे रखा था, हमने उसमें वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से r की वैल्यू निकाली। इस वाले x की वैल्यू निकली थी इसलिए हमने इसको r माना है। ठीक है, तो r की वैल्यू हमने 14 निकाल दी। r की वैल्यू यहाँ पर 7 दे रखी थी, इसका मतलब कितना 2 गुना था, तो इसका मतलब चौड़ाई हमने यहाँ से कितनी निकाल दी, इसकी भी 2 गुना रही होगी, तो चौड़ाई आ गई हमारे पास कितनी 4। चौड़ाई और रेडियस निकाल दिया। उसने कहा कि जो डायमीटर है रेडियस का, देखो डायमीटर तो रेडियस का डबल होता है, ये डायमीटर जो है वो आयत की लंबाई के बराबर है। तो ये कितना आ गया 28। और कह रहा है जो ए आयत है, मतलब कि पहले वाला आयत की कंपेयर कर रहा है, पहले वाले आयत के बराबर इसकी चौड़ाई है। बात क्लियर है। तो यहाँ से इसका क्या पूछा था, एरिया पूछा था, हमने निकाल दिया। अभी भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दे रहा है, 19 में कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे दिया, तो हम इसको मान लें कि 12x हो गया और ये हो गया 13x। देखो आगे क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई के लिए बोला है, इसलिए हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर ली। कह रहा है इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल इतना है इनका 2496। अब देखो आप ये मत करने लगना कि पहले इसकी गुणा की फिर इससे भाग करने लगेंगे, बेवकूफ़ी हो जाएगी। ठीक है ना, सीधा इसको काट लो, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, इसको इससे काट लो, 13 एकम 13 और कितना बचेगा 13 6 78। तो देखो यहाँ से x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो x² बराबर 16 आ जाएगा। स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 4। बोलो इतनी बात क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। क्या पूछा था, संख्याओं का अंतर पूछा है। अब देखो 12 और 13 में अंतर कितने का है बताना, तो आप कहेंगे 1 का अंतर है, तो मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा आपका 4 ही हो जाने वाला है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोग समझ पाए हैं मेरी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 20। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, यदि किसी, अच्छा चलो एक काम करो, आसान सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो खुद से करके दिखाना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे सभी के सभी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।